स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई। इसमें बताया गया कि भारत और चाइना दोनों चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ये जो एजेंसी है स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसके अंदर उसको इलेक्ट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि 53 वोट में से भारत को जो वोट मिला है वो 46 मिला है और जो चाइना को वोट मिला है वो सिर्फ 19 मिला है। मतलब कि भारत क्लियर विनर हुआ है और इसकी वजह से भारत इलेक्ट हो गया है 4 साल के लिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर। ये आप देख सकते हो, इंडिया इलेक्टेड टू यूएन स्टैट्स पैनल फॉर 4 ईयर टर्म। तो इसको डिटेल से जानेंगे, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली है क्या और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ये आप ले सकते हैं, जो कि परसों से स्टार्ट हो रहा है। शाम 6 बजे से हर रोज यहां पर क्लास होगी। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर आप ये बैच लेते हो और प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऑफलाइन का भी मौका मिलेगा। मतलब कि जितने भी बच्चे प्रीलिम्स क्रैक करेंगे इस बैच को लेके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर रहने का मौका मिलेगा, खाने पीने का, पूरी ऑफलाइन की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको कराई जाएगी, ताकि अल्टीमेट जो नाम है आपका यूपीएससी लिस्ट के अंदर वो आ सके। सोचिए, इतना बड़ा मौका है। जल्दी से इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप में से जो लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है ये बैच। यहां पर 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एक पूरा न्यू बैच, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईपीएफओ का बैच लेना है, ईपीएफओ का जैसे कि आपको पता होगा डेट निकल चुका है इसके एग्जाम का, तो जल्दी से इन सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बड़ी जीत यहां पर बताई जा रही है भारत की, क्योंकि ओवरवेलमिंगली भारत को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर पूरे 4 साल के टर्म के लिए। और बहुत ही कॉम्पिटिटिव इलेक्शन था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि दुनिया के अलग अलग रीजन से देश चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग एजेंसीज के अंदर। तो यहां पर हम बात करें एशिया पैसिफिक की, तो एशिया पैसिफिक के अंदर इस समय अगर आप देखोगे तो जो करंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस से, ये जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है इसके अंदर, यहां पर आपको जापान मिलेगा, समोआ मिलेगा, कुवैत है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ये सब देश देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि इसके अंदर 2 देश चुने जाने थे इस बार के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भारत, साउथ कोरिया, चाइना और यूएई, ये 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनको इलेक्ट किया जाए, लेकिन सीट कितनी थी? सिर्फ 2 सीट यहां पर थी। और इसको देखते हुए भारत को 53 वोट में से, सोच के देखिए 53 वोट, ये मैं आपको बताऊंगा ये वोट कहां से आते हैं। बेसिकली आपने इकोसॉक के बारे में सुना होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो लोग जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर टोटल वैसे तो 54 वोट्स हैं, लेकिन एक खाली सीट था, तो इसलिए 53 मेंबर्स वोट कर रहे थे, जिसमें से भारत को 46 वोट मिला है। सोच के देखिए। फिर दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया रहा 23 सीट्स, फिर तीसरे नंबर पर चाइना सिर्फ 19 सीट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 15 सीट। तो यहां पर क्या हुआ है ना, देखो, भारत तो क्लियर विनर हो गया है, तो हमें तो सीट मिल गया है 4 साल के लिए। यूएई यहां पर बाहर हो गया है, लेकिन अब यहां पर जो मुकाबला है वो चलेगा साउथ कोरिया और चाइना के बीच में। इन दोनों में से देखा जाएगा फाइनली कौन इलेक्ट होता है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे आपने नाम वगैरह सुना होगा ना, साउथ चाइना सी हो गया, अलग अलग नामकरण करना है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें इस कमीशन के द्वारा ही तय की जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देश इसके अंदर आना चाहते हैं। और आप देख सकते हो यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कल देर रात को ही इसके बारे में ट्वीट कर दिया था और कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशंस की हाईएस्ट जो स्टैटिस्टिकल बॉडी है वहां पर 4 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। ये जो पूरा टर्म है, ध्यान रखिएगा, 2024 से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2024, मतलब कि 2028 तक हम इसके अंदर बने रहेंगे। I mean 2027 के एंड तक, क्योंकि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहां पर उन्होंने कांग्रेचुलेट किया इंडिया यूएन न्यूयॉर्क को, और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत को इसलिए इलेक्ट किया गया और इतना ज्यादा वोट इसलिए मिला है क्योंकि भारत की जो एक्सपर्टाइज है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी, इस तरह की चीजों में भारत की काफी अच्छी खासी एक्सपर्टाइज है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर चुना गया। इसके अलावा और भी कई देश हैं, जैसे अलग अलग रीजन से, अर्जेंटीना हो गया, सियरा लियोन हो गया, स्लोवेनिया हो गया, यूक्रेन जी हाँ, ये भी इलेक्ट हुआ है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, अमेरिका भी इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इन सबका टर्म जो है 2024 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ
एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये आप देख सकते हो यहां पर जो परमानेंट मिशन है भारत का यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनके द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी किया गया। आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर यह बोला गया है कि हम यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके अंदर तो इलेक्ट हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो और बॉडी में इलेक्ट हुए हैं। वो कौन से हैं? कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। तो बेसिकली क्या है, ये जो कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है, ये बेसिकली इंटरनेशनल जो ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज है उसके एप्लीकेशन को सुपरवाइज करता है, उसको देखता है, वो सारी चीजें देखता है। तो भारत इसके अंदर भी इलेक्ट हुआ है। फिर इसके साथ साथ ये जो यूएन एड्स बेसिकली क्या करता है कि यहां पर जो एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, इस तरह की चीजों को कैसे सपोर्ट करना है, मतलब यहां पर कैसे इसका रिस्पांस होना चाहिए इंटरनेशनली, उसके अंदर भी भारत इलेक्ट हुआ है इस बॉडी के अंदर। लेकिन खास बात इसमें, जैसे मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये मैं बता दूं पिछले बार भारत का जो टर्म था वो 2004 में चुना गया था। तो करीब 2 दशक के बाद आप कह सकते हैं भारत वापस से इसके अंदर चुना गया है। अब क्वेश्चन यह है कि इसके अंदर चुना कैसे जाता है। देखो यहां पर क्या है ना, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 मेन ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? एक तो जनरल असेंबली है जिसमें 193 मेंबर्स होते हैं, आपको पता है। सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उसी प्रकार से ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, और जो छठा मेन ऑर्गन है वो है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसॉक कहा जाता है, आपने सुना होगा। अब इकोसॉक के अंदर आप देखोगे तो टोटल 54 मेंबर्स होते हैं। ये आप सभी के नाम आप देख सकते हो इसके अंदर जो मेंबर हैं। लेकिन अभी क्या था कि इसके अंदर क्योंकि 53 मेंबर्स थे, इसकी वजह से 53 ये जो मेंबर्स हैं, ये जो इकोसॉक के मेंबर्स होते हैं, वो यहां पर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर कौन चुना जाएगा, वो ये लोग इलेक्ट करते हैं। और इसीलिए इनके द्वारा वोटिंग की गई थी, जिसमें भारत को 53 वोट में से 46 वोट्स मिला है। और यहां पर आप देख भी पाओगे कि अलग अलग रीजन से, जैसे अफ्रीकन स्टेट से 5 चुने जाते हैं, एशिया पैसिफिक जिसमें भारत चुना गया ना, यहां से टोटल 4 मेंबर्स चुने जाते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 4 मेंबर, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से 7 मेंबर्स चुने जाते हैं। इस तरह से आपको सब देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि ये कमीशन है क्या? ये हम बार बार सुन तो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखो इसको 1947 में बनाया गया था। ये हाईएस्ट बॉडी है ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज का पैमाना किया जाता है। मान लो हम कहते हैं ये किलोग्राम है किसी चीज का, तो वो भी तो एक प्रकार से स्टैटिस्टिक्स हुआ, राइट? यहां पर दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट लाना है, कोई मेथड लाना है, कोई नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि आप समझिए जैसे मान लो अगर हम जीडीपी निकालते हैं बार बार, तो जीडीपी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट? ताकि इसको कंपैरिजन किया जा सके। यहां पर एक सेट गाइडलाइंस होना चाहिए। तो वो जितनी भी चीजें हैं बेसिकली आप कह सकते हो ये यहां पर इस कमीशन के द्वारा तय की जाती हैं। देखो 1999 से क्या होने लगा कि इन्होंने तय किया कि हर साल ये 4 दिन के लिए इनका यहां पर मीटिंग होगा, ठीक है? हर साल 4 दिन के लिए मीटिंग होगा। 2000 तो ईयर 2000 से हर साल यहां पर 4 दिन के लिए मीटिंग होता है, और इस सेशन के अंदर बेसिकली यही डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या करना है आगे। पहले जो हमने डिसीजन लिया था उसका क्या हुआ। और आप देख सकते हो जो अभी पिछला मीटिंग हुआ था, ये 54th सेशन था। ये हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, और ये अलग अलग जगह पर होते रहते हैं, ये आप नीचे देख सकते हो यहां पर। लेकिन खास बात इसके अंदर ये, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं कि ये भारत के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है, यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है, वो एक और बॉडी के ऊपर ध्यान रखता है। वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन। मतलब कि ये बेसिकली इसी के अंदर आता है, ताकि यहां पर जो भी कुछ होगा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन के अंदर वो यही देखेगी। तो भारत के पास मौका है इसको देखने का। तो अब देखिए क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशंस की स्टैटिस्टिक डिवीजन है, इसके अंदर एक और सब यूनिट है जिसका नाम है UNGEGN, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन जियोग्राफिकल नेम्स। अब ध्यान से समझिए, जियोग्राफिकल नेम्स, अगर कहीं पर कोई सी है, कहीं पर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि यहां पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते हैं। 6th कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, फिर 9th कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में। ये कॉन्फ्रेंसेस में बेसिकली क्या होता है ना कि यहां पर जैसे आप देख सकते हो ये जापान है, तो इसके पास में जो सी है वो सी ऑफ जापान होगा।
ठीक है, तो रशिया कह सकता है कि नहीं, इसको सी ऑफ जापान क्यों बोलना है, हमें कोई और नाम बोलना है। नॉर्थ कोरिया बोल सकता है कोई और नाम बोलना है। तो एक जो स्टैंडर्डाइज चीजें होती है ना कि कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना। अब मान लो भारत के नीचे यहां पर जो सी है इंडियन ओशन, कल के डेट में अगर चाइना कहते नहीं हम इससे इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ओशन अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको सिर्फ भारत का ही नाम आपको सिर्फ एक ओशन में देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी देश के नाम पर ओशन नहीं है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां पर जितने भी स्टैंडर्डाइज चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो इन्हीं के द्वारा देखी जाती हैं। तो भारत का इसके अंदर इलेक्ट होना एक बड़ी जीत है, क्योंकि भारत इसके अंदर जाकर चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भी ये काफी काम आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी चर्चा क्यों इतनी हो रही है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की। और देखते हैं कि चाइना इसके अंदर इलेक्ट होता है कि नहीं। चाइना और साउथ कोरिया के बीच में कोई एक इलेक्ट होने वाला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन 4 ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो देन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।